Hello, dear student. In history, we are discussing the first chapter, the rise of nationalism. And in your previous lecture, we have discussed about the revolution of liberals. So, revolution of liberals में हमने ये देखा कि जो बिजनेस पर्सन थे, प्रोफेशनल थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने जर्मन असेंबली के लिए वोटिंग करने का डिसीजन लिया और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई और उसके बाद फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को क्राउन ऑफर किया गया बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, जिस मोटिव को लेकर बनाई गई थी, उस मोटिव को बहुत ज़्यादा तौर पे वह सक्सेस नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये तो जर्मन में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसके बाद जर्मनी में क्या होता है, तो आज हम उसमें देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन May 1848, the liberal attempt to set up a constitutional monarchy at Frankfurt was suppressed by the monarchy, military and junkers। कि 1848 में जो लिबरल सोसाइटी थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जिसमें उन्होंने ये ध्यान दिया था कि जिसमें मोनार्की होगा, मिलिट्री होगी, जंकर्स का मतलब बिजनेस पीपल, व्यापारी लोगों को इसमें बताया गया है, जंकर्स कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाती है। और इस जर्मन नेशनल असेंबली जो फ्रैंकफर्ट बनाई गई थी, उसके फेलियर के बाद क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, प्रशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क टेक्स द लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन। कि जब जर्मन नेशनल असेंबली फेल हो जाती है जर्मन यूनिफिकेशन को करने में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में, तो इसके बाद प्रशा के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन का कार्य अपने हाथों में ले लिया था। He planned the unification with the help of the Prussian army and bureaucracy। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक प्लानिंग बनाई जिसके थ्रू यूनिफिकेशन का पूरा काम दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। पहला, उन्होंने माना कि प्रशियन आर्मी की हेल्प लेनी है, कि जो इसके अगेंस्ट आए उसको आर्मी के थ्रू वहाँ पे उसको सप्रेस्ट कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी हमारी एक बहुत ही गुप्त संस्थाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक गुप्तचर विभाग होता है, और इनका मेन काम होता है कि बिना किसी के नॉलेज में आए अपनी बहुत ही बारीकी से अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, लोगों पे नज़र रखना, उनसे रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो ये ब्यूरोक्रेसी भी हमको वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, इन दो चीज़ों को की हेल्प ले करके जर्मन यूनिफिकेशन की प्लानिंग की थी। अब इसके लिए उन्होंने 3 वॉर्स कंडक्ट किए थे जो पूरे 7 सालों में हुए थे। तो हम कहते हैं कि 7 ईयर वॉर का कॉन्सेप्ट हमको यहीं पर दिखाई पड़ता है। सो ही कंडक्टेड 3 वॉर्स विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क ओवर 7 ईयर्स। कि जैसे हम देखें तो जो जर्मन सोसाइटी या जो जर्मन एम्पायर था उस समय, तो उसके कुछ ऐसे पार्ट थे जहाँ पे फ्रांस बार बार डर लग रहा था कि फ्रांस उसको कैप्चर कर रहा है। कहीं पे ऑस्ट्रिया का पूरा
आधिपत्य था, ऑस्ट्रिया उसको कैप्चर किए हुई थी। डेनमार्क कुछ एरिया पे अपना दबदबा बनाए रखा था। तो ऐसे सिचुएशन में इन तीनों को हटाना वहाँ से बहुत ज़रूरी था। सो बिस्मार्क ने 3 वार्स, पहला एक फ्रांस के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा डेनमार्क के साथ वार्स किए, युद्ध किए। और उसके बाद इनकी तीनों की पावर्स को जर्मन एम्पायर से हटा दिया। तो जब ये तीनों वहाँ से हट जाती हैं, अपने अपने एरियाज़ को छोड़ देती हैं, तो उन सारी एरियाज को कैप्चर करके एक सिंगल नेशन बनाया गया था, जिसे कहा गया था जर्मनी। So we can say that he conducted 3 wars with France, Austria and Denmark over 7 years, thus ensuring German unification. तो जर्मन यूनिफिकेशन को एंश्योर करने के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 7 सालों तक वार कंडक्ट हुआ। और इसके बाद अगला जो स्टेप लिया गया था वह था क्राउनिंग का, कि जो हमारा यूनिफाइड जर्मनी है उसको कौन लीड करेगा, उसका हेड कौन होगा। तो द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ कैसर विलियम फर्स्ट एज किंग ऑफ जर्मनी। कि जब ये तीनों कंट्रीज फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क अपने अपने एरिया से हट जाती हैं, तो वहाँ पे कैसर विलियम फर्स्ट को यूनिफाइड जर्मनी का किंग वहाँ पर बनाया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये बात हुई हमारी जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। अगला है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के बारे में हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें हुआ था। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, ऑफ विच ओनली 1, सार्डिनिया पिडमॉन्ट, वॉर रूल्ड बाय एन इटालियन डायनेस्टी। जर्मनी भी हमारी छोटे छोटे पार्ट्स में थी, वैसे ही इटली भी 7 भागों में डिवाइडेड थी, जिन्हें 7 स्टेट्स कहा गया था। तो इटली हमारी टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और वहाँ पर एक इटालियन डायनेस्टी थी। तो जहाँ पर यानी जो इटालियन डायनेस्टी जहाँ पर काम कर रही थी, जो रूल्ड कर रही थी, वह सिर्फ एक प्लेस थी। उस प्लेस का नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। तो इटालियन डायनेस्टी सिर्फ एक ही पे काम कर रही थी, बाकी 6 पे उसका, बाकी जो अदर 6 स्टेट्स थे उन पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ का हम कैप्चर देख सकते हैं। सो आइडियाज़ ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय जिस्पे मैज़नी थ्रू हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। कि इटालियन यूनिफिकेशन ये सबसे पहले जिस्पे मैज़नी के द्वारा लाया गया था। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था यंग इटली, और यंग इटली के द्वारा ही इटालियन यूनिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को जिस्पे मैज़नी ने स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। आफ्टर हिज फेल्ड रिवॉल्यूशन इन 1831 and 1848, the lead was taken by the king of Sardinia, Victor Emmanuel। कि जब सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा यंग इटली के द्वारा जब जिसमें मैज़नी बहुत सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उन्होंने रिवॉल्यूशन भी किए थे 1831 में, 1848 में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसके बाद इटली यूनिफिकेशन का जो काम है उसको लिया था सार्डिनिया के किंग ने, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो पहला स्टेप जिसपे मैज़नी के द्वारा शुरू किया गया था यंग इटली के थ्रू, और उनके फेल होने के बाद विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली यूनिफिकेशन का काम लेते हैं। इन्होंने मैक्सिमम वार कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया था विक्टर इमैनुअल ने। तो वार के थ्रू हुई उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने एरिया में कैप्चर करना शुरू कर दिया था।
Chief Minister of Sardinia, Count Cavour, led the unification process diplom- by diplomatic alliance with France to defeat Austria and unify its northern territories. इटली का जो आपका नॉर्दर्न पार्ट था, वहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटोरीज में फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कैप्चर देखने को मिलता था। तो यहाँ पे उन्होंने एक पर्सन का नाम आता है काउंट कावर, जो सार्डिनिया के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फ्रांस के साथ बातचीत की, एक संधि की और उनको नॉर्दर्न टेरिटोरी से हटा दिया। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया को भी उन्होंने डिफीट किया और इस तरीके से देखा जाए तो नॉर्दर्न टेरिटोरीज को काउंट कावर ने पूरी तरीके से यूनिफाइड किया था। अगला हम देखें तो इन द साउदर्न पार्ट जिस्पी गैरिबाल्डी लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल peasant सपोर्ट टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। साउदर्न पार्ट की हम बात करें तो वहाँ पे स्पेन का कब्ज़ा था, वहाँ से उनको हटाना ज़रूरी था। तो वहाँ पे नाम आता है जिस्पी गैरिबाल्डी का, जिन्होंने लोकल पीजेंट्स को साथ में लिया, उनका सपोर्ट लिया और स्पेनिश रूलर्स को वहाँ पे हटाने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से हम देखें तो जेसीपी मैजिनी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, काउंट कावर और एक नाम है जेसीपी गैरिबाल्डी, ये चार ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन में अपना पूरी तरीके से अपना रोल प्ले किया था। और इसके बाद हमारी जो इटली थी वो पूरी यूनिफाइड होती है और यूनिफाइड इटली का क्राउन दिया गया था विक्टर इमैनुअल सेकंड को 1861 में। तो हम कह सकते हैं कि 1861 में जन इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहाँ का किंग बनाया गया था। एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे मैपिंग बहुत अच्छी नहीं दी गई है, बट एक वे में हम देख सकते हैं कि आपकी जो विक्टर इमैनुअल सेकंड एंड जो मैजनी है, ये साउदर्न आपके नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा हेल्प किए थे एंड काउंट कावर और जो गैरिबाल्डी थी, इनका जो रोल है वो निचले पार्ट में आपको दिखाई ज़्यादा पड़ेगी, साउदर्न पार्ट में ये लोग ज़्यादा फोकस किए थे। So in next video, we will try to understand about the unification of Great Britain and as well as the other concept in this chapter. Thanks to all.